नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी पाठशाला में, जहां पे मैं सुशील पांडे डिस्कस करने आया हूं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को। लेकिन आज का जो फैक्ट है ना, वो हमारे आसपास का नहीं है, थोड़ा सा इसका लेवल हल्का सा ऊपर है। आज हम एक उस रहस्य के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ज्यादातर लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, और जो थोड़ा सा एजुकेशनल फील्ड से लगे होंगे उन्होंने सुना होगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने आधा अधूरा सुना होगा। हाँ, कुछ होंगे जिन्होंने उसके बारे में काफी सोचा होगा, लेकिन ये वही लोग होंगे जिनको साइंस में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो चलिए, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ब्लैक होल क्या होता है। वैसे तो ब्लैक होल को लेके आपने बहुत सारी बातें पहले से सुन रखी हैं, और कई तो उसमें कुछ अवधारणाएं भी हैं कि यार ब्लैक होल ऐसा होता है या ऐसा होता है, और कुछ लोगों ने शायद रीडिंग किया होगा, तो थोड़ा बहुत आपने उससे पढ़ा होगा। तो ब्लैक होल के बारे में हम आज की वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे, और जो लोग आज से पहले ब्लैक होल को नहीं जानते थे या नाम नहीं सुने हैं, वो तो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से देखें। काफी इंटरेस्टिंग है और सुन के आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और जो लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ब्लैक होल के बारे में, तो उनके लिए ये भी अच्छा है कि वो अपनी जानकारी को और अपडेट कर सकते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा जानते हो ब्लैक होल के बारे में, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल क्या है। भाई, जेन्युइन क्वेश्चन यही है कि आप ब्लैक होल समझाने तो जा रहे हो, लेकिन पहले ये बताइए कि है क्या ब्लैक होल। ऑलराइट, ब्लैक होल को आप ऐसा समझिए कि अपने स्पेस में, स्पेस मतलब जैसे हम पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी से ऊपर, जैसे कि मैं जहां पे हवा हिला रहा हूं, ये तो पूरी खाली है, तो अपने लिए ये स्पेस है। लेकिन अपने पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कि हम पृथ्वी पे हैं, जैसे कि सूर्य है, जैसे कि चंद्रमा है, और भी बहुत सारे ग्रह हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे आकाशीय पिंड हवा में घूम रहे हैं। मतलब वहां पे हो सकता है कि हवा ना भी हो, मतलब ऐसे खाली जगह पे घूम रहे हैं, तो उस खाली जगह को हम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो अपने स्पेस में एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी जगह है जहां पे सारी चीजें जो उसके आसपास होती हैं, उस जगह के आसपास होती हैं, सारी चीजों को वो अपने अंदर खींच लेता है। ऐसा समझिए, एक ऐसा होल, उसको मैं अभी से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप उसको भी होल समझिए। एक ऐसा होल जिसके पास आप कुछ भी चीज लेके जाएंगे तो वो उसको खींच लेगा, तो उस होल को बोला जाता है ब्लैक होल। पावर आप उसकी ये समझिए ना कि अगर आप, वैसे तो आप ब्लैक होल के अंदर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन समझाने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको मैं ब्लैक होल के अंदर खड़ा करूं और आप अपने टॉर्च की लाइट को ऑन करो ना, तो जो टॉर्च की लाइट होती है वो भी उस होल से बाहर नहीं आ पाएगी। वो होल इतना ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब लाइट को भी बाहर नहीं आने देगा, ये उसकी कैपेसिटी होती है। तो समझ सकते हैं कि आप अगर उस होल के अंदर चले जाते हो तो फिर आपके साथ क्या होगा। मतलब वहां पे सरवाइव करना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो ओवरऑल मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अपने स्पेस में, अपने पूरे ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, ऐसे बहुत से प्लेस हैं जहां पे ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि अगर उसके आसपास कुछ भी चीज जाए तो वो जो चीज होगी उसको अपने अंदर खींच लेगी, यहां तक कि लाइट को भी अपने अंदर खींच लेगी और उसको बाहर नहीं आने देगी। इतनी पावरफुल होती है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या अपने ब्रह्मांड में एक ही जगह ऐसा है? नहीं, अपने ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी जगहें हैं। मतलब ब्लैक होल जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसी बहुत सी जगह पे है। फिर आपके दिमाग में बहुत बार आएगी कि यार स्पेस में गड्ढा कैसे हो सकता है। तो ठीक है, गड्ढा तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भी आपने उसको जाना नहीं है। गड्ढे को अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैं उन साइंटिस्ट का नाम बताता हूं जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जो है वो सोचा था। पहली बार बात उनके दिमाग में आई थी। तो साइंटिस्ट का नाम जो था वो था अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए, सन 1905 ईस्वी में
1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रकाश में भी द्रव्यमान होता है और जो चीजें यानी कि जो एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन हम मास में कर सकते हैं और मास का जो कन्वर्जन है वो हम एनर्जी में कर सकते हैं, जबकि इसके पहले मास को अलग और एनर्जी को अलग माना जाता था। लेकिन 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी इस थ्योरी से ये प्रूव किया था कि मास और एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो आपस में हो सकता है। उसके बाद मैं 1916 की बात कर रहा हूँ, 1916। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार ये सोचा था कि अपने ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है, उन्होंने इसे ब्लैक होल का नाम नहीं दिया था, उन्होंने बोला था कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, मतलब जहां पे पावर बहुत ज्यादा है और वो पावर इतनी ज्यादा है कि वो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर नहीं आने देती। और उस जगह को सन 1967 में 1967 में जॉन व्हीलर नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का नाम दिया था। तो नाम दिया था ब्लैक होल का नाम जो है जॉन व्हीलर ने, उन्होंने उसको बोला था कि ये जगह जो होगी वो ब्लैक होल बोली जाएगी। ब्लैक होल इसलिए बोली जाएगी क्योंकि उसका कोई डिफाइंड कलर ही नहीं था। अब कलर कैसे होता, क्योंकि कोई भी कलर तो तब हो सकता है ना जब चीजों का रिफ्लेक्शन हो, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहां से कुछ भी चीजें रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही थी। तो हम जब थोड़ी सी क्लास 11th और क्लास 12th की हम स्टडी करते हैं या उसके बाद की हम हायर स्टडी करते हैं तो वहां पे हम ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ब्लैक होल को हम ब्लैक बॉडी से रिलेट करके समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी भी उसी को बोला जाता है जो कंप्लीटली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जो एक आइडियल ब्लैक बॉडी होती है। तो ब्लैक होल एक आइडियल ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं जो कि कंप्लीटली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, और अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई कलर नहीं होगा, कोई कलर नहीं होगा तो फिर वो ब्लैक होगा। इस वजह से उसको जॉन व्हीलर नाम के वैज्ञानिक ने ब्लैक होल का नाम दिया था। ब्लैक होल की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बिग बैंग थ्योरी से। अब ये बात जो है वो कई साइंटिस्टों के अपने अलग अलग विचार के हिसाब से मानना है। सबसे पहली जो बिग बैंग थ्योरी है वो दिया था जॉर्ज लेमाइटर नाम के वैज्ञानिक ने 1920 ईस्वी में, लेकिन पेपर पे यानी कि रिटन में वो थ्योरी आई थी 1931 ईस्वी में, 1931 में। तो जॉर्ज लेमाइटर ने ये बोला था कि जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है, वो एक बिल्कुल छोटे से बिल्कुल टीनी पार्टिकल से क्रिएट हुआ है। देखिए यहां से जो कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल का वो स्टार्ट हो जाता है। समझना हमें ऐसे है कि जॉर्ज लेमाइटर जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे यूनिवर्स की जो जनरेशन है, जो स्टार्टिंग है, वो एक स्मॉल पार्टिकल से हुई है और उस स्मॉल पार्टिकल का जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा थी और जो उसका मास है वो भी बहुत ज्यादा था। सोच के आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको आगे अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे पॉसिबल है। समझिए सिर्फ इतना कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो स्मॉल और इनफिनाइट साइज के पार्टिकल से हुई है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल, और जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसका मास भी बहुत ज्यादा है। ऐसा मानना था जॉर्ज लेमाइटर का। बाद में स्टीफन हॉकिंस नामक वैज्ञानिक ने 1971 में वापस ब्लैक होल पे एक अच्छी और रिलायबल थ्योरी दी। उन्होंने अपनी इस थ्योरी में फिर से यही बात कही कि यूनिवर्स की जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल सिंगल पार्टिकल से हुई है और उस सिंगल पॉइंट को नाम दिया सिंगुलैरिटी का। उन्होंने बोला कि सिंगुलैरिटी से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, और जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो उस जो टीनी पार्टिकल्स था, उस टीनी पार्टिकल में अंदर एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के बाद जो चीजें थी वो स्पेस में फैल गई और लगातार जो है वो सिंगल पॉइंट से, जहां से वो एक्सप्लोड हुई थी, वहां से वो लगातार दूर जा रही है। मतलब कि स्टीफन हॉकिंस की बिग बैंग थ्योरी के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है उसका लगातार एक्सपेंशन हो रहा है। ऐसा स्टीफन हॉकिंस की जो थ्योरी है वो हमें समझाती है।
अब आपको मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वैज्ञानिक आपको क्या बताना चाह रहे थे। देखिए, अगर हम किसी भी रूम में रुई भर दें, रुई का साइज काफी ज्यादा होगा लेकिन मास ठीक है सफिशिएंट होगा। लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं एक आयरन का बॉल ले सकता हूं, लोहे की गेंद। लोहे की गेंद को मैं अगर उसी रूम में रखूं तो जगह कम लेगी वो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि लोहे की गेंद का जो मास है, जो द्रव्यमान है, और जो रुई का द्रव्यमान है, दोनों सेम हो जाए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि रुई ने एरिया ज्यादा लिया है लेकिन उसका मास जो है वो एरिया के रिस्पेक्ट में मास कम हो रहा है, जबकि लोहे ने क्या किया है कि एरिया कम लिया है और अब लोहे का भी मास और रुई का भी मास दोनों का सेम आ रहा है। इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि चाहे अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं तो चाहे आप रुई ले लो जो कि इतना बड़ा स्पेस ले रहा है, या फिर आप लोहे का बॉल ले लो जो कि छोटा स्पेस ले रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या पाओगे कि इनकी डेंसिटी जो है, लोहे की बॉल की डेंसिटी ज्यादा है जबकि जो रुई की डेंसिटी है वो कम है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर मैं इतना बड़े रूम में जहां पे रुई भरी थी, इतने मास को मैं चाहूं तो कॉम्पैक्ट करके यानी कि डेंसिटी को इंक्रीज करके छोटी सी लोहे की बॉल बना सकता हूं। अगर हम और इसे कॉम्पैक्ट करें, डेंसिटी लगातार इंक्रीज होगी, डेंसिटी लगातार इंक्रीज होगी, लेकिन जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि रुई का साइज ज्यादा था, डेंसिटी कम थी, मैंने डेंसिटी को इंक्रीज किया तो डेंसिटी बढ़ती गई और जितना बड़ा लोहे का बॉल था उतना बड़ा हो गया। अब अगर मैं और कॉम्पैक्ट करूं तो डेंसिटी और इंक्रीज होती जाएगी, डेंसिटी और इंक्रीज होती जाएगी और उतना ही मास और छोटे एरिया में होता जाएगा। यही बात समझाया था जॉर्ज लेमाइटर ने स्टार्टिंग में। उन्होंने क्या बोला था, यूनिवर्स में छोटा सा पार्टिकल है, पार्टिकल साइज में तो छोटा है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होइए, साइज में छोटा है लेकिन डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, मास उसका बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, सन के बराबर है, अर्थ के बराबर है नहीं, सन और अर्थ तो बहुत छोटे हैं। सन के मास का अरबों खरबों गुना कर दो, इतना ज्यादा मास उस टीनी पार्टिकल का है, इतना ज्यादा वो कॉम्पैक्ट हुआ है, इतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी है। तो इस छोटे से टीनी पार्टिकल को स्टीफन हॉकिंस ने बोला था कि ये जो टीनी पार्टिकल होगा, इसे बोला था उन्होंने सिंगुलैरिटी। मास बहुत ज्यादा है, साइज छोटा है तो क्या हुआ, मास तो बहुत ज्यादा है, और जो ग्रेविटी का इंपैक्ट होता है वो बिकॉज ऑफ मास होता है, न कि बिकॉज ऑफ साइज। अगर आपको थोड़ा भी याद हो तो न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला दिया था, उन्होंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पे डिपेंड होता है। मास ज्यादा होगा, जिस भी बॉडी का मास ज्यादा होगा उसके पास ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा होगी, जिस बॉडी का मास कम होगा उसके पास ग्रेविटेशनल पावर कम होगी। तो इससे हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जिस सिंगुलैरिटी की बात स्टीफन हॉकिंस ने की थी, वो सिंगुलैरिटी का मास बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से उसके पास ग्रेविटी भी काफी ज्यादा थी। लेकिन कुछ कारणों के वहां पे चलते जब उसमें एक्सप्लोजन हुआ, तो जब कोई चीज फूटती है, अब इसको आप ऐसा समझिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई भी एक कांच का बॉल है और आप उसके अंदर हवा भर रहे हो। हवा भरोगे तो लगातार अंदर की जो चीजें होंगी वो एक्सपैंड होना चाहेंगी। आप एक्सपैंड नहीं करोगे तो चीजें जो है वो ब्लास्ट हो जाएंगी। जैसे आपके घर में लगा हुआ बल्ब कभी कभी ब्लास्ट हुआ होगा, तो जब कभी भी चीजें ब्लास्ट होती हैं तो जो चीजें हैं वो बिखर जाती हैं, मतलब दूर जाके गिरती हैं। ठीक उसी प्रकार वो जो छोटा सा पार्टिकल जब वो ब्लास्ट हुआ, तो ब्लास्ट होने के बाद उसके अंदर जितना भी मास भरा हुआ था वो पूरा मास एक्सप्लोड होके बाहर निकला और लगातार वो दूर जा रहा है। जैसे जब कोई बल्ब ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर से कांच निकल के दूर लगातार जाता है और थोड़ी दूर के बाद जाके गिर जाता है। ठीक उसी प्रकार वो जो छोटा सा टीनी पार्टिकल था, जब उसका एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सप्लोजन होने के बाद जो चीजें हैं वो लगातार दूर जा रही हैं, और इसीलिए बिग बैंग थ्योरी में कहा गया कि जो ब्रह्मांड है उसका लगातार विस्तार हो रहा है। अब समझते हैं कि ब्लैक होल की कहानी कहां से चालू होती है। ब्लैक होल का मतलब समझिए कि ब्लैक होल सिर्फ तब बन सकता है, पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए, ब्लैक होल सिर्फ तब बन सकता है जब बहुत ज्यादा मास को एकदम छोटे से साइज में कॉम्पैक्ट कर दे।
और मास जो है वो सोलर मास का लगभग 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। साइज बहुत छोटी होनी चाहिए और जितना हमारा सोलर मास है उस मास का 1.5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। इतने मास को अगर हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं तो आप समझिए कि मास बहुत ज्यादा होने की वजह से उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। तो ये पार्टिकल जहां भी रहेगा वो पार्टिकल होगा तो देखने में छोटा सा, लेकिन उसका मास होगा बहुत ज्यादा, उसके पास ग्रेविटी भी होगी बहुत ज्यादा। ग्रेविटी बहुत ज्यादा होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो बहुत ज्यादा लगाएगा। तो जो भी दूसरे पिंड उसके आसपास से गुजरेंगे वो इन पिंडों पे फोर्स लगाएगा। अब इसको समझिए आप, एक छोटा सा पार्टिकल जिसके पास मास बहुत ज्यादा है, उसके बगल में कोई बड़ा पार्टिकल आ गया, पार्टिकल तो बड़ा है लेकिन मास कम है, और इस टीनी पार्टिकल के कंपेयर में इसकी डेंसिटी भी कम है। मास कम होगा, डेंसिटी कम होगी, तो ये जो टीनी पार्टिकल होगा और ये जो मास होगा, इनके दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। दोनों के बीच में अगर फोर्स लगेगा तो अब इनमें से इन दोनों का मूवमेंट, या तो टीनी पार्टिकल आएगा इस बड़ी वाली बॉडी की तरफ, या ये जो बड़ी वाली बॉडी है ये जाएगी टीनी पार्टिकल की तरफ। ये दोनों जाएंगे, और ये जाएंगे कैसे, इस बात को एक्सप्लेन किया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने बताया था कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। जिसको अगर आपने पढ़ा हो तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, मास ज्यादा होगा तो जो एक्सेलरेशन है वो कम होगा। तो जो टीनी पार्टिकल है साइज में तो छोटा है लेकिन मास उसके पास बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा होगा तो उसमें मूवमेंट यानी कि एक्सेलरेशन बहुत कम होगा। और क्योंकि वो टीनी पार्टिकल यानी कि फॉर्मेशन जो हुआ है वो इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आएगा वो टीनी पार्टिकल क्या करेगा, उसको अंदर खींच लेगा। अंदर खींचेगा तो अंदर खींच के क्या करता है वो समझिए। जब कोई भी ऑब्जेक्ट उस टीनी पार्टिकल के पास जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट पे इतना फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि वो ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल कॉम्पैक्ट होके पॉइंट बन जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा और इस जो टीनी पार्टिकल का सेंटर होगा, ये दोनों कोलैप्स होके एक हो जाएंगे। और जो टीनी पार्टिकल होगा उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो उसके पास ग्रेविटेशनल पावर और ज्यादा आ जाएगी, और ज्यादा आ जाएगी तो फिर वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका वो लगातार इंक्रीज करेगा। तो अपने एटमॉस्फेयर में एक ऐसा प्लेस है, एक ही प्लेस नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्लेस हैं जहां पे जो ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स हैं, साइज में बहुत छोटे हैं लेकिन इनका मास सोलर मास का लाखों गुना है। अपने सूर्य का जो द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान का लाखों गुना है। साइज बहुत छोटा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जहां भी रहते हैं उसके सराउंडिंग की सारी चीजों को वो अपनी ओर खींच लेते हैं। यहां तक कि इनका पावर इतना ज्यादा होता है कि लाइट के पार्टिकल्स भी, क्योंकि लाइट में भी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, इनको हम फोटॉन्स बोलते हैं, उनके पास भी मास होता है, बहुत कम लेकिन होता है। हालांकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो कैलकुलेशन पर्पस से उसके मास को हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप निगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स काफी सफिशिएंट है। तो ये फोर्स लाइट को भी खींच लेता है और लाइट को भी अपने अंदर से बाहर जो है वो आने नहीं देता है। मुझे लग रहा है कि आप अब हल्का हल्का जो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट है वो समझ पा रहे होंगे। ब्लैक होल का फॉर्मेशन सिर्फ तब हो सकता है जब बहुत ज्यादा मास को एकदम सिंगल पॉइंट में हम इंक्लूड कर दें, बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज कर दें, तब बन सकता है आपका ब्लैक होल। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल हम बना सकते हैं क्या? भाई आप जब ये सीख चुके हैं कि ब्लैक होल कैसे बनेगा, तो क्या हम ब्लैक होल बना सकते हैं? बना सकते हैं, और बनाने के लिए साइंटिस्टों ने ट्राई भी किया है। जो इजराइल का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसने तो इस पे काफी रिसर्च भी की थी, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा ब्लैक होल बनाया भी था, लेकिन वो इतना, क्योंकि सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस से बनाया गया था, तो वो इतना खतरनाक नहीं था कि वो बाकी चीजों पे इंपैक्ट डाले, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ था। और उसको बनाने के बाद भी उन्होंने कहा था कि स्टीफन हॉकिंस ने जो थ्योरी दी थी वो बिल्कुल थ्योरी सही थी, तो लोगों ने उसको बना के भी ट्राई किया है। और दूसरी बात, अब आपको ये लग रहा होगा कि क्या जो ब्लैक होल होता है, जो अपना सन है, क्या वो कभी ब्लैक होल बन सकता है क्या? तो अब आप ये बात समझ पा रहे होगे कि सन कभी भी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। क्यों?
क्योंकि सन के पास मास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए वो मास उतना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि सोलर अपना जो सिस्टम है उसके मास का 1.5 टाइम्स मास होना चाहिए। उतना तो सन के पास मास भी नहीं है, और लगातार सन का मास घटेगा। ये कैसे पता चला? क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही कहती है कि एनर्जी का कन्वर्जन मास में होता है। तो जो सन की एनर्जी है वो लगातार अर्थ तक आ रही है, बाकी जगह भी रेडिएट हो रही है, जिसकी वजह से जो सन का मास होगा वो लगातार कम होगा। सन का मास लगातार कम होगा तो जो सन की आउटर लेयर है, जिसे हम क्रोमा बोलते हैं, सन की आउटर लेयर जो होगी वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगी। वहां पे जो नाभिकीय संलयन नामक अक्रिया होती है, जिसकी वजह से एनर्जी बन रही है, जो हमको मिल रही है, आज के बहुत सालों बाद जो उसका वो पूरा बाहर वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, और जो सन होगा वो एक व्हाइट डॉर्फ बन जाएगा। हालांकि वो चमकता रहेगा, चमकेगा इसलिए क्योंकि उसका जो कोर का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होगा, तो वो चमकेगा वो, लेकिन वो कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए मास बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो सन जैसा छोटा सा स्टार ये कभी भी ब्लैक होल नहीं बन सकता। अब दूसरी बात ये है कि ब्लैक होल के बारे में सुनना अच्छा लग रहा है, क्या ब्लैक होल की कोई फोटो है? क्या है? 2019 में ब्लैक होल की पहली फोटो ली गई। ब्लैक होल की फोटो लेने के लिए जिस टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था, उस टेलीस्कोप का नाम था इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे अनुमान लगाइए कि जो इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप है, इससे जब ब्लैक होल की फोटो ली गई थी तो किस ब्लैक होल की ली गई थी? क्योंकि अपने यूनिवर्स में तो बहुत सारे ब्लैक होल हैं। तो पहले मैं आपको समझाता हूं। हम लोग जहां रहते हैं, अपना जो गैलेक्सी है उसे हम मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है? आप पीछे इमेज को देखो और अच्छे से आप एज्यूम कर पाओगे कि हम कहां पे हैं। उसके बाद सन की पोजीशन, उसके बाद बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन, फिर और इसको हम जूम इन करते जाएंगे, यानी कि छोटा करते जाएंगे, तो आपको फाइनली जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है वो दिखाई देगी। इस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, छोटे से अर्थ पे। इतनी बड़ी गैलेक्सी, इसके छोटे से अर्थ पे हम लोग रहते हैं, और अपने अर्थ से सिर्फ थोड़े से दूरी पे, कितनी दूरी पे? लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर। शायद कुछ लोगों को ये दूरी समझ में नहीं आई होगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो प्रकाश होता है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है, ठीक है? 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। तो ऐसे में अगर मैं पृथ्वी से प्रकाश को छोड़ूं तो हर सेकंड कितना दूर जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। ऐसे चलते चलते एक दिन बिता दीजिए, यानी कि प्रकाश 24 घंटे चल चुका है, तो कितना दूर गया होगा आप सोच सकते हैं, क्योंकि हर सेकंड जाता है 3 लाख किलोमीटर, तो 24 घंटे में कितना गया होगा आप अनुमान लगा लीजिए। ऐसे ही उसका 1 साल निकाल दीजिए, प्रकाश को 1 साल तक चलने दीजिए, फिर प्रकाश को 10 साल तक चलने दीजिए, 100 साल तक चलने दीजिए, ऐसे ही 55 मिलियन साल तक चलने दीजिए। 1 मिलियन नहीं, 55 मिलियन साल तक चलने दीजिए। तो प्रकाश 55 मिलियन साल तक जब चलेगा तो जितना दूर पहुंचेगा, वहां पे एक गैलेक्सी है, जैसे हम लोग एक गैलेक्सी में रहते हैं, दैट इज मिल्की वे, ऐसे वहां पे एक गैलेक्सी है जिसका नाम है M87। उस गैलेक्सी के सेंटर पे ब्लैक होल है, जिसकी फोटो इस इवेंट हॉरिजन जो टेलीस्कोप है इससे ली गई थी 2019 में। फोटो आपको मैं दिखाता हूं। ये फोटो जो है, इसको देख के आप समझिए कि इसको जो सेंटर पे आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है और बाहर आपको जो है वो रिंग जैसी कुछ संरचना दिखाई दे रही है। तो जो आपको अंदर डार्क दिखाई दे रहा है, वो जो डार्क पार्ट है ना, उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। और ये जो बाहर आपको रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये कैसी है? ये जिन चीजों को वो अपने अंदर खींच रही है, वो चीजें जब उस फील्ड में घुस रही हैं तो रोटेशन करके जा रही हैं। रोटेशन करके जाएंगी तो रोटेशन इतना ज्यादा होता है कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है, और करंट फ्लो होने की वजह से उसमें आग लग जाती है, इतनी हीट जनरेट होती है, उसमें आग लग जाती है। आग लगने की वजह से वो ग्लो करने लगते हैं, और आपको ये जो पूरा साइज दिखाई दे रहा है, पूरा रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रहा है,
ये सब जलने वाले प्लैनेट्स हैं, इनकी कहानी खत्म हो गई है। ये सब कहां पहुंच जाएंगे जाके? उस ब्लैक होल में अंदर, वो जो डार्क वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, उस डार्क वाले पार्ट में ये लोग पहुंचेंगे और जाके उसके सेंटर से बिल्कुल कोलैप्स हो जाएंगे और सब मिलके एक हो जाएंगे। मास और इंक्रीज कर जाएगा, उसकी पावर और इंक्रीज कर जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं एक और मजेदार चीज, वो ये है, अगर ब्लैक होल इतना खतरनाक है तो क्या कोई ब्लैक होल से निकल सकता है क्या? क्योंकि अब तक की अपनी स्टोरी बताती है कि ब्लैक होल से निकलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि ब्लैक होल से एक चीज निकली भी है। ये आपका काम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लैक होल से बाहर निकलने वाले उस चीज का क्या नाम था। उम्मीद करता हूं कि ब्लैक होल की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी और अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है और ब्लैक होल क्या होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, उसके लिए जो नीचे आप लाल कलर की बटन देख रहे हैं जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाइए और उसके बगल में घंटी है उसको भी दबाइए, जिससे कि आपको समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब मैं कभी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊंगा तो आपको फटाफट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक मजे करते रहिए।